हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। पिछले मैंने 33 या 34 सेट्स अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उन्हें मैं बता दूं, रात को 9 बजे डेली आप देखते हो ये टेस्ट सीरीज़ आ रही है आरओ 2023 के लिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की, जो कि यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप वहाँ से अपना जीएस कवर कर सकते हो। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग की क्वेरीज़ हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए हैं, आई नो वो पुराने हैं, वो पुराना डेटा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पुरानी ही पढ़नी है। जैसे कि आईएसएफआर रिपोर्ट है, अभी न्यू डेटा नहीं आया हुआ है, 2021 की पढ़नी है, तो वो कवर कराई जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा में भी कोई चेंज अभी नहीं हुआ है, तो आपको वो भी पिछला पढ़ना है। इसके साथ बीच में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं करंट के जो पुराने हैं, वो मैंने सॉल्व कराए हैं, क्योंकि सीरियल बिगड़ जाता है क्वेश्चंस का, तो वो मैं बस उनका आंसर बता करके आगे बढ़ जाती हूँ। तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस मैं कोशिश करती हूँ कि आपका जो सीरियल है, आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत से लोग मुझे बताते हो कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, कौन से रॉन्ग हुए, तो इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन कराती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको पुराना करंट अफेयर नहीं दिया जाए। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कम से कम मैं कराऊँ। मैं जीएस का जो पोर्शन है वो आपको ज़रूर कंप्लीट करा दूँ, जिसमें उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूएन रेड ये एक बहुपक्षीय सहयोगी कार्यक्रम है और पूछा गया है किसका है। ठीक है, तो पहला देखिए, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इनमें से कौन सा है आपका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तीनों का एक कार्यक्रम है, तीनों बहुपक्षीय सहयोगी हैं आपस में। ये यूएन रेड के बारे में आपको याद रखना है। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा के पुरातात्विक स्थल बालू से प्राप्त हुआ है? कपास, मेहंदी, लहसुन या फिर अंगूर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहसुन। 53rd क्वेश्चन है, ब्लैक कोरिंथ निम्नलिखित में से किस फल की प्राचीन यूनानी किस्म है? अंगूर, पपीता, एवोकाडो या फिर आंवला? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जो ये ब्लैक कोरिंथ है ये अंगूर की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, बराबर गुहा लेख में राजा अशोक को क्या नाम या फिर क्या पदवी दी गई थी? अशोक वर्धन, बुद्ध शाक्य, मगधाधिराज या पीयदसी राजा? ऑप्शन डी राइट है, पीयदसी राजा। ये बराबर गुहा लेख में ये पदवी दी गई है राजा अशोक को। देखिए, अशोक के कई तरह के शिलालेख हैं और उसमें मैंने आपको कराया हुआ है कहाँ पर किस पदवी से उनका नाम अंकित कराया गया है और किस शिलालेख में किस सब्जेक्ट के बारे में, किस विषय के बारे में जानकारी दी गई है। तो वो आप डे वाइज सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करते रहिए। 55th क्वेश्चन में दो लिस्ट दी गई हैं, अर्थात फलों के प्रकार इसमें दिए गए हैं और उनके आधार पर इनको मैच करना है। सूची 1 में साइकोनस है, कैरियोप्सिस है, सोरोसिस है और हेस्पेरिडियम है। ठीक है, और इसमें देखिए सेकंड लिस्ट में अंजीर है, कटहल है, मक्का है और संतरा है। इसका राइट आंसर देखिए, साइकोनस को अंजीर से मैच करिए, कैरियोप्सिस मक्का, सोरोसिस कटहल और हेस्पेरिडियम है संतरे का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 56th क्वेश्चन है, अवध में पीरथू का भयानक विद्रोह किस मुगल शासक के दौरान हुआ था? औरंगजेब, बलबन, इल्तुतमिश या फिर बाबर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के समय पर। नेक्स्ट है 57th क्वेश्चन, गैम्बूजिया तालाबों और कुओं में मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करता है या करती है? अब ये गैम्बूजिया क्या है ये बताना है। एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का मूंगा है, एक प्रकार की मछली है या फिर कवक है? और इसका राइट आंसर है ये एक प्रकार की मछली है। ठीक है, देखिए, गैम्बूजिया मछली को छोड़ा जाता है कुओं या फिर तालाबों में, क्योंकि ये मच्छरों के अंडे और लार्वा खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 58th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो माध्यमों में ध्वनि की चाल लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर समान होती है? मीटर पर सेकेंड में बताना है। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, लोहा और स्टील?
इसका राइट आंसर आप अपने अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहा और स्टील में। 59वां क्वेश्चन है, मिन्हाज अल सिराज किसके बारे में कहते हैं कि ऐसा गुणवान, दयालु हृदय तथा विद्वानों एवं धर्मोपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा? फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर, अकबर या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में मिन्हाज अल सिराज कहते हैं, ऐसा गुणवान, दयालु हृदय वाला, विद्वान और धर्मोपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। पर यहाँ पर नहीं ऑप्शन दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, चर्म रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रेटिनॉल, बायोटिन, फॉलिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। देखिए ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आता है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर करके अब तक रट गए होंगे। तो सबसे पहले तो ये साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, आपको सबके नाम याद होना चाहिए। रेटिनॉल विटामिन ए का है, विटामिन B7 का बायोटिन होता है, इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 है फॉलिक एसिड का, और विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल का। तो अब इसमें बताना है स्किन रिलेटेड डिजीज़ किससे होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बायोटिन। ये चर्म रोग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर इसकी कमी होती है तो स्किन डिजीजेस भी होती हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी होती है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड को बोलते हैं, और इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जिसे बोलते हैं, इसकी कमी से सूखा रोग होता है बच्चों में, जिसे रिकेट्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बायोटिन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए जिससे आपको इनके साइंटिफिक नेम भी याद रहें, तो आप इजीली देख सको कि किसका कौन सा है साइंटिफिक नेम। ए, डी, ई के मैंने आपको बताया था ये फैट सॉल्युबल हैं, बी और सी क्या है? वाटर सॉल्युबल हैं। इस तरीके से आपको सब याद आ जाना चाहिए जब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1924 में महार आंदोलन शुरू किया था? ज्योतिबा राव फूले, महात्मा गांधी, देवेंद्र नाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो भी बच्चे काफ़ी पहले से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं और लगातार मुझे कमेंट करते रहते हैं, खैर उन्हें तो मैं जानती हूँ। बहुत से बच्चे इस चैनल से जुड़ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कमेंट नहीं भी करते हैं फिर भी वो इस चैनल से जुड़ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए, या फिर वो लोग जानते भी हैं कि यहाँ पर मैं ये टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, और वो साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और कमेंट करके बताते हैं। कुछ बच्चे बताते हैं मुझे कि मैम ऐसा है, और कोई दिक्कत भी होती है तो भी कमेंट करते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि कुछ कमेंट जैसे ये किए जा रहे हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज में जो कमेंट्स आते हैं, अगर कोई गलती नहीं है तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे कमेंट ना करें। मैं ऐसे ही बोलूँगी, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री हैं आप कमेंट करने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ आपका समय ना बर्बाद हो। मुझे भी पता है आप लोग का एग्ज़ाम है, कम समय है, और मैं यहाँ पर कोई भी इधर उधर की बात नहीं करती हूँ, सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ और आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ, और ये बहुत लंबा वक्त नहीं लेती मैं। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए लगभग 80% तक की मैंने चीज़ें आपको कवर करा दी हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे एक एक टॉपिक करके काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ज्योग्राफी में भी जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, रिवर हो गया, बांध हो गया, ये सारे टॉपिक, जनजाति हो गई, ये सब मैंने करा दी हैं। आप देखिए ओशनिक करेंट्स भी हो चुकी हैं, लोकल विंड्स भी हो चुकी हैं। जो आपको डे वाइज सीरीज़ में नहीं कराया गया वो मैंने शॉर्ट्स में भी कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग वहाँ से पहले टॉपिक कवर कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करिए आके, और अगर गलती नहीं है तो उल्टे सीधे कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी आप लोग की मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया महार आंदोलन किसने शुरू किया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए महार आंदोलन 1924 में शुरू होता है महाराष्ट्र राज्य में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महार आंदोलन, जिसे डिप्रेस्ड क्लासेस आंदोलन भी बोलते हैं। तो आप किसी भी नाम से आ जाए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 1924 याद रखना है, महाराष्ट्र इसकी लोकेशन याद रखनी है, और किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, आगे बढ़ें। 62वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कह रहे हैं और दूसरा उसका कारण है। अब इसके अनुसार आप अपना उत्तर बताएंगे। तो अभिकथन है इसका कि सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने 1267 में मेवों का दमन किया था। इसका कारण दिया गया क्योंकि दिल्ली के दोआब में मेव जनजातियों का आतंक बहुत ज़्यादा था। अब बताना है कौन सा उत्तर
सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत दिया गया है और दूसरा आंसर आपको राइट दिया गया है। देखिए, दिल्ली के दोआब में मेव जनजातियों का बहुत आतंक था। इन जनजातियों के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने बताया है कि इनके डर से दिल्ली के हर घर के दरवाजे शाम को पहले ही बंद कर दिए जाते थे। आप लोगों ने मूवी देखी थी ना गब्बर वाली, वैसे ही कुछ सीन था। यही कारण है कि सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम गयासुद्दीन बलबन ने 1267 ईस्वी में मेवों का दमन किया था। तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक जो दिया गया है ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? गयासुद्दीन बलबन होना चाहिए था। बाकी आपको समय सही दिया गया है कि 1267। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बलबन ने अवध के दोआब वाले क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया और उसके बाद कटेहरों के विद्रोह का भी दमन किया था। किसने? आपको याद रखना है, बलबन ने। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 18 में दिया गया उपाधियों का उन्मूलन, आर्टिकल 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और आर्टिकल 51A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर आपको देखिए आर्टिकल्स याद हैं फंडामेंटल राइट्स के तो आप यहाँ पर आंसर कर पाओगे। कोई भी यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत नहीं दिया गया, सारे ही सही दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिए। आर्टिकल 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 26 में दिया गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और आर्टिकल 51A जो कि पार्ट 4A है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। और अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से जोड़ी गई हैं हमारे संविधान में। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 1 बिट इज इक्वल्स टू 8 बाइट, 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, फिर है 1 MB या 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 KB और 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। अब बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये उल्टा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, मंगोल ताहिर बहादुर ने किस शासक के शासनकाल में लाहौर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है मुइजुद्दीन बहराम शाह, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन सी है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, तो मंगोल ताहिर बहादुर ने इसके समय पर लाहौर पर आक्रमण किया था। इसका समय लिख लीजिए, 1240 से 1242 था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ए है वैश्विक तापन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, फिर एस्परजिलस सिट्रिक अम्ल बनाने में, फिर है राइजोबियम, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन में या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और ईस्ट दिया गया है अल्कोहल के उत्पादन में। बताना है कौन सा इनकरेक्ट है और इसमें देखेंगे कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, सारे ही सही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी गैसेस हैं, लेकिन मेजर गैस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद रखना है। एस्परजिलस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड बनाने में एस्परजिलस का प्रयोग होता है। राइजोबियम आप देखेंगे दलहनी फसलों की गांठों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ईस्ट अल्कोहल के उत्पादन में, ये फर्मेंट कर देता है शुगर को और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको इनकरेक्ट नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, जोधपुर में स्थित पंडुआ के संस्कृत शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि किस मुगल शासक के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, औरंगजेब या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। जोधपुर में स्थित पंडुआ के जो शिलालेख है 1301 ईस्वी में उल्लेख किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको कुछ डिजीज दी गई है और उनमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं,
ये दिया गया है। तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी। सेकेंड है जापानी इंसेफेलाइटिस, इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी में लीवर, और रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों से संबंधित है। बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। आपसे करेक्ट पूछा गया है, कोड दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार बताने हैं कौन कौन से रोग और उनसे प्रभावित अंग सही दिए गए हैं। इसका आंसर राइट होगा ए। सारे ही करेक्ट दिए गए हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो आप इनको याद भी कर सकते हो कि जो रानीखेत डिजीज़ है ये चिकन से रिलेटेड है। लीवर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बी की वजह से, और मस्तिष्क प्रभावित होता है जापानी इंसेफेलाइटिस से। प्लेटलेट्स की कमी होती है डेंगू बुखार में, जब डेंगू का बुखार आता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे डेंगू का कॉजिंग एजेंट क्या है। ओके, ये मैं करवा चुकी हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? काशी लालिमा, कोबाल्ट 1148, कंचन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। काशी लालिमा भिंडी की है, कोबाल्ट 1148 है गन्ने की, और कंचन है आंवले की। तो धान की इनमें से कोई भी नहीं है। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की? एम.जी. रानाडे, रघुनाथ राव, बहराम जी, एम. मालाबारी। और इन कूट के अनुसार अपना उत्तर दीजिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। ऑप्शन डी राइट होगा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बम्बई में स्थापना की गई 1887 में। कौन कौन थे इसमें? एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसी को क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि कभी कभी आप देखते हो आपको आंसर आता हुआ भी आप करेक्ट नहीं कर पाते हो। जब आप नाम किसी ने रटा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और आ गया इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस लिख के, तब तो आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए 1887 में। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको समझ में आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए गलती मुझसे भी होती, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक नहीं होती है, और आप में से ही बहुत से बच्चे मुझे बताते हैं, मैं करेक्ट भी करती हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक होती है या कुछ हो जाता है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँ। और ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी तो मैंने स्लोली कवर करने की कोशिश की है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको आंसर करूँ। तो मिलती हूँ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।